नमस्कार सभी को। बटनेर क्लासेस हनुमानगढ़ में आपका हार्दिक स्वागत है। कल की क्लास में अपने मिस्र की सभ्यता के बारे में पढ़ा था और उसके बाद आज इसका अगला टॉपिक, कल अपने जो राजवंश थे उसमें प्रथम और द्वितीय राजवंश को पढ़ लिया था। इसके बाद अगर बात करें हम अगले राजवंश की, तो अगला राजवंश चलता है तीसरा राजवंश। और इस तीसरे राजवंश की एक महत्वपूर्ण बात यह थी कि इस काल से पिरामिड युग शुरू हो जाता है। तो पहले अपने थोड़ा टॉपिक को देख लेते हैं, मिस्र की सभ्यता। पिछला जो स्कूल व्याख्याता 2018 का पेपर हुआ था उसमें चीन की सभ्यता से 2-3 क्वेश्चन पूछे थे और इसके बाद एक क्वेश्चन रोम की सभ्यता से सोलिडस वाला पूछा था। तो कहीं ना कहीं इस बार मिस्र की सभ्यता और आपके जो यूनान की सभ्यता है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि यूनान की सभ्यता से पिछली बार एक क्वेश्चन आ गया था, ठीक है। तो इस बार मिस्र की सभ्यता पे थोड़ा अपने को ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। अब अपने मिस्र की सभ्यता में कल की क्लास में पढ़ लिया था प्रथम और द्वितीय राजवंश, जिसे थिनिस राजवंश भी कहा जाता है। और इस थिनिस राजवंश की स्थापना मेना नामक एक व्यक्ति द्वारा की गई और क्योंकि थिनिस इनकी राजधानी थी इसलिए इसे थिनिस राजवंश भी कहा गया था, ठीक है। इसके बाद जो तीसरा राजवंश है उसका नाम है यहाँ से शुरू होता है आपका पिरामिड युग। तीसरे राजवंश से शुरू होता है और इस तीसरे राजवंश का जो संस्थापक था, तीसरा जो राजवंश था इसका संस्थापक था जोसेर। तीसरा राजवंश जिसका संस्थापक जोसेर था और इसने अपनी जो राजधानी है वो थिनिस से परिवर्तन कर ली थी। इस जोसेर ने अपनी राजधानी बनाया था मेम्फिस को। इसकी जो राजधानी थी उस राजधानी का नाम था मेम्फिस। और ध्यान रखना अगले लगभग 500 वर्षों तक इसी मेम्फिस राजधानी जो है मिस्र की राजधानी मेम्फिस ही रहेगी अगले 500 वर्षों तक। अब बात करें इस पिरामिड युग की, तो पिरामिड है ये पाषाण वास्तुकला का सर्वोत्तम उदाहरण माना जाता है क्योंकि विश्व के जो 7 अजूबे हैं इनमें भी इनका स्थान है। तो इस पिरामिड की जो देन है वो मिस्र की सभ्यता के द्वारा ही है और इस पिरामिड का निर्माण है वो जोसेर का ही एक मंत्री था, या यूं कहें कि इसका एक पुरोहित था जिसका नाम था इम्होतेप। इसका एक पुरोहित या मंत्री जिसका नाम था इम्होतेप। इस इम्होतेप के द्वारा एक पिरामिड का निर्माण करवाया गया जिसे कहा गया सक्कारा का पिरामिड। सक्कारा का पिरामिड। और जोसेर के काल में ही पिरामिड का निर्माण हुआ। क्या होता है पिरामिड? इस प्रकार से पाषाण निर्मित पत्थरों से बनाया जाता था, बहुत ऊंचा होता था, ये सेंटर से बहुत ज़्यादा ऊंचाई होती थी इसकी। तो इस प्रकार जो पिरामिड बनाए गए, हालांकि ये जो पिरामिड है ये पहले ऐसे सीढ़ीनुमा बनाए गए थे इस तरह से। और बाद में इन्हीं के काल में एक व्यक्ति हुआ था, इन्हीं में एक राजा हुआ था नेफ्रू। नेफ्रू के काल में ये जो सीढ़ीनुमा पिरामिड थे इनको ढलवा बनवा दिया, यानी यहाँ पर जो भी इनके पास सामग्री थी, वर्तमान में जिस प्रकार से सीमेंट कंक्रीट का मसाला डाला जाता है, तो इन्होंने हो सकता है उस टाइम क्या कुछ रहा होगा या पत्थर से ही भरवाए होंगे। तो ये जो पिरामिड थे इनको ढलवा बनवा दिया था, जिसकी बात भी अपने आगे करेंगे, ठीक है। अब इस इम्होतेप के बारे में एक और बात करें तो जब इसकी मृत्यु हो गई तो मृत्यु होने के बाद इसके बारे में ये माना गया कि ये इम्होतेप जो था ये चिकित्सा शास्त्री भी था। चिकित्सा शास्त्री, खैर ये बात अलग होगी, लेकिन अपने को ये ध्यान रखना है चिकित्सा शास्त्री। इतना ध्यान रखना है कि सक्कारा के पिरामिड का निर्माण इसी इम्होतेप के द्वारा करवाया गया था। तो यहाँ अपने थोड़ी थोड़ी बातें होगी, इनके जो इंपॉर्टेंट बातें हैं तो थोड़ी थोड़ी लेके चलेंगे। इतना ध्यान रखना तीसरे राजवंश का संस्थापक था जोसेर और इसी के काल में पिरामिड कला का विकास होता है।
पिरामिड का निर्माण इसी के एक मंत्री या इसी के पुरोहित इमहोतेप के द्वारा करवाया गया। और सबसे पहला जो पिरामिड था वो था आपका सक्कारा का पिरामिड। ठीक है, अब पिरामिड जब बन गए, इसके बाद जो शेर की मृत्यु होगी, जो शेर के बाद अगला जो शासक बना ये था जोसेर। जोसेर के काल में एक बात का ध्यान रखना, सक्कारा का पिरामिड इसी के काल में निर्मित हुआ, लेकिन निर्माण करवाने वाला इसका मंत्री था। जोसेर के बाद अगला शासक बना दासूर। दासूर, और इस दासूर की इतने ही महत्वपूर्ण बातें हैं कि इसने 2 पिरामिड बनवाए थे, 2 पिरामिड। इसके बाद अगला जो शासक बना वो बना नेफ्रू। और नेफ्रू के बारे में थोड़ा सा अपने को ध्यान में रखना है। पहली बात, नेफ्रू ने भी पिरामिड बनवाए थे और इसके द्वारा जो पिरामिड बनवाया गया वो था आपका फ्यूम का पिरामिड। फ्यूम का पिरामिड। ठीक है, और इसके अलावा दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है नेफ्रू के काल में कि इसने जो पहले के जो पिरामिड बने हुए थे, इन पहले के पिरामिडों को, जो पुराने पिरामिड थे, इनकी जो सीढ़ियाँ थी, इन सीढ़ियों को ढलवा करवा दिया, ढलवा करवा दिया। तो नेफ्रू के काल में विशेष रूप से इतनी 2-3 बातें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो आपका जो शेर था, जो शेर के काल में पिरामिड कला का विकास होता है, और इसके बाद अगला जो दासूर बना उसने 2 पिरामिड बनवाए थे, और तीसरा जो नेफ्रू का काल था, इस नेफ्रू के काल में पिरामिडों को ढलवा करवा दिया और इसने खुद ने फ्यूम में एक पिरामिड का निर्माण करवाया था। ठीक है, इसके बाद शुरू होता है इस मिस्र की सभ्यता का चौथा राजवंश। चौथा राजवंश। इस चौथे राजवंश का जो संस्थापक था वो था खुफरू। खुफरू, या इसका दूसरा नाम भी मिलता है खियोपस। खुफरू या खियोपस। और इस खुफरू के काल में एक विश्व प्रसिद्ध पिरामिड का निर्माण करवाया गया। विश्व प्रसिद्ध पिरामिड की बात करें तो इसने काहिरा नामक स्थान पर, काहिरा जो इनकी पहले की राजधानी भी थी, राजधानी क्या, एक इंपॉर्टेंट शहर था, काहिरा के बारे में अपने 4-5 बार पहले भी बात करके आ चुके हैं। काहिरा में इसने बनवाया था गीजे का पिरामिड या गीजा का पिरामिड। और ये जो गीजा का पिरामिड था बहुत इंपॉर्टेंट था। ऐसा माना जाता है कि इसे बनाने में लगभग 20 वर्ष लगे थे और इसमें कुल 23 लाख पत्थर लगे हुए हैं, 23 लाख पत्थर। और इसमें से प्रत्येक पत्थर का जो वजन था, वो प्रत्येक पत्थर का वजन था लगभग 2.5 टन। एक बहुत ही विशाल पिरामिड है गीजा का पिरामिड, और इस गीजा का पिरामिड का निर्माण करवाया था खुफरू या खियोपस ने। ठीक है, अब पिरामिड की अगर कुछ महत्वपूर्ण बातों को अपने देखें, पिरामिड क्या होता है, क्या इसका अर्थ होता है, या ये पिरामिड की जो मिस्र की भाषा में इसे क्या कहा जाता है, तो ये एक अपना अलग टॉपिक बन जाएगा वास्तुकला में। तो इस पूरे पिरामिड की जो कला थी इसको अपने वास्तुकला में अध्ययन करेंगे। ठीक है, अब इस पिरामिड के अलावा जो गीजा का पिरामिड खुफरू ने बनवाया था, इसके अलावा भी इस खुफरू ने एक नरसिंह का स्मारक बनाया था। नरसिंह के रूप में अपना स्मारक बनवाया। और ये नरसिंह क्या था इसके बारे में देखें तो इस नरसिंह के जो स्मारक था इसे स्फिंक्स भी कहा जाता था, स्फिंक्स। और इस स्फिंक्स में जो धड़ होती थी शेर की, और जो बाकी का शरीर होता था, जो सिर होता था, वो था खुद खुफरू का। तो ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कलाकृति है, धड़ शेर की और ऊपर जो सिर है वो खुद खुफरू का है, और इसे स्फिंक्स नाम दिया गया। ठीक है, और इस स्फिंक्स के जो ऊपर है चेहरा, इस चेहरे पर अजगर कुंडली मार के भी बैठा है, कुंडली लगा के अजगर की एक
परिक्रमा प्रतिमा भी बनाई गई है। ठीक है, तो चौथे राजवंश में इतना ही ध्यान रखना है। चौथे राजवंश का महत्वपूर्ण शासक खुफरू या खियोपस, जिसने गीजे का पिरामिड बनवाया था और स्फिंक्स नाम स्वरूप की अपनी प्रतिमा बनाई थी। ठीक है, दो बातों का यहाँ आप ध्यान रखना। इसके बाद शुरू हो जाता है यहाँ का पांचवा राजवंश। पांचवा राजवंश, और पांचवा या जो राजवंश था इसका संस्थापक था यूसरकाक। यूसरकाक ये था इसका संस्थापक। ठीक है, और हालांकि इस राजवंश की ज़्यादा कोई महत्वपूर्ण बातें नहीं है, लेकिन यूसरकाक के बाद जो शक्तिशाली व्यक्ति होता है वो होता है इसका पुत्र, और इसके पुत्र का नाम था शाहुरे। शाहुरे, और ये इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली व्यक्ति था, सर्वाधिक शक्तिशाली शासक। जो इसका पुत्र बाद में शासक बनता है शाहुरे, ये इस पांचवें राजवंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। और बाद में इस शासक अगर इस वंश के अंतिम शासक की बात करें तो उसका नाम था यूनिस, और ये आपका इस राजवंश का अंतिम शासक था। ठीक है, तो यहाँ तक आप बातों को ध्यान रखना। इसके अलावा इस पांचवें राजवंश से कुछ परिवर्तन होने शुरू होते हैं। अगर राजनीतिक रूप में देखें तो इसमें जो आपके मिस्र के सामंत थे वो सर्वाधिक शक्तिशाली होने शुरू हो जाते हैं। इसी समय सामंत शक्तिशाली हुए, सामंत शक्तिशाली हुए। अब सामंतों के शक्तिशाली होने के पीछे एक दो महत्वपूर्ण कारण थे। एक तो कारण सबसे बड़ा ये था कि मिस्र की जो स्थायी सेना थी उसका कोई भी वहाँ पर कोई जानकारी नहीं मिलती है। स्थायी सेना का पूरी तरह से अभाव होता था। स्थायी सेना का अभाव था तो जो शासक वर्ग होता था उसे सेना के लिए सामंतों पर या पुरोहितों पर निर्भर रहना पड़ता था। अब जाहिर सी बात है, जिस सामंतों के पास अधिक शक्ति होगी तो वे कमज़ोर शासक के काल में अपनी शक्ति को बढ़ाएंगे, और यही हुआ था। पांचवें राजवंश तक आते आते सामंतों ने अपनी शक्ति बढ़ा ली और अब वे शासक वर्ग के नियंत्रण से बाहर हो गई। तो इस पांचवें राजवंश से सामंत शक्तिशाली हुए, और दूसरा एक धार्मिक परिवर्तन भी देखने को आया। ये था इनका राजनीतिक परिवर्तन। धार्मिक परिवर्तन की बात करें तो मिस्र में इससे पहले एक होरस नाम के देवता की पूजा होती थी, होरस। और अब इस पांचवें राजवंश से इस होरस के स्थान पर रे नामक देवता की पूजा होनी शुरू हो गई। रे का जो रूप है वो सूर्य के रूप में माना जाता है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि किस काल में मिस्र में सूर्य पूजा प्रारंभ हुई या रे देवता की पूजा प्राप्त हुई। तो मिस्र में रे नामक देवता जो सूर्य के रूप में माने जाते हैं, इनकी पूजा का प्रावधान है वो पांचवें राजवंश से शुरू होता है। इससे पहले होरस नामक देवता की पूजा यहाँ पर की जाती थी। ठीक है, तो इन बातों का आप ध्यान रखना। पांचवें राजवंश में ज़्यादा इनके शासक वर्ग का कोई उल्लेख नहीं मिलता है जो कि क्या कार्य करवाए गए हैं या क्या परिवर्तन हुए, लेकिन इतना परिवर्तन जरूर है, राजनीतिक रूप में और धार्मिक रूप में दोनों में काफ़ी परिवर्तन होते हैं। ठीक है, पांचवें राजवंश के बाद अगला राजवंश शुरू होता है छठा राजवंश। छठा राजवंश, इस छठे राजवंश का संस्थापक कौन है इसके बारे में तो कोई उल्लेख मिलता नहीं है, लेकिन इस राजवंश के शक्तिशाली एक शासक का नाम मिलता है, शक्तिशाली शासक। और इस शक्तिशाली शासक का नाम था पेपी। और मिस्र में जो मंदिर निर्माण का प्राचीनतम उल्लेख मिलता है वो इसी छठे राजवंश से मिलता है। ऐसा माना जाता है कि पेपी नाम का जो शासक था इसने मिस्र में मंदिरों का निर्माण करवाना शुरू किया था। और यहाँ पर जो मंदिर बनाए जाएंगे वो लाल पत्थरों से बनवाए जाएंगे। तो पेपी ने मिस्र में, थोड़ा अलग पेन से लिख देता हूँ मैं, पेपी ने मिस्र में लाल पत्थरों से मंदिर बनवाना शुरू किया। अब इनमें विशेष बात क्या है, मंदिर तो बनवा सकते हैं, शासक वर्ग है वो मंदिर बनवा सकता है। विशेष बात यह है कि इन लाल पत्थरों की प्राप्ति के लिए अस्वान राज्य पर आक्रमण किया गया। इस पेपी ने अस्वान राज्य पर आक्रमण किया।
क्योंकि ये जो लाल पत्थर हैं ये इसी अस्वान राज्य से प्राप्त होंगे। ठीक है, 2 बार आक्रमण किया था और दोनों ही बार अस्वान राज्य को हरा भी दिया था। इस 6वें राजवंश का जो अंतिम शासक था या अंतिम फराव, क्योंकि बाद में अपने बात करेंगे, यहाँ के शासक को फराव कहा जाएगा। इससे पहले हो सकता है मेरे ही दिमाग से निकल गया हो, यहाँ के शासक को फराव कहा जाएगा। फराव है, सरू है, इस प्रकार की संस्थाओं की बात अपने शासन व्यवस्था में पूरी तरह से करेंगे। तो यहाँ का 6ठे राजवंश का अंतिम जो फराव था वो था आपका पेपी सेकंड। अब पेपी सेकंड नाम आया तो हो सकता है इसी के वंशज होंगे। ठीक है, और ये जो पेपी सेकंड था इसके बारे में इतना ध्यान रखना कि ये पिरामिड युग का अंतिम शासक माना जाता है। पिरामिड युग का अंतिम शासक। जिस पिरामिड युग की शुरुआत तीसरे राजवंश से हुई थी उस पिरामिड युग का अंतिम काल 6वां राजवंश था। तो तीसरा, चौथा, 5वां और 6वां, ये 4 जो राजवंश थे ये पिरामिड युग के राजवंश माने जाते हैं। ठीक है, अब थोड़ी सी बात करें पिरामिड युग के बाद का जो काल है वो थोड़ा सा चलता है अराजकता का काल, और उसके बाद सामंतों का काल माना जाता है। क्यों माना जाता है इसके बारे में अपने पहले भी बात की। थोड़ा सा अगर बात करें सामंतों की, सामंत कौन थे, लंकिन के बारे में डिटेल है वो शासन व्यवस्था में भी देखेंगे, यहाँ भी देखना जरूरी है। और ये इन सामंतों की अपनी बात करेंगे मिस्र के संदर्भ में। और थोड़ा सा अगर भारत की दृष्टि से देखें, भारत में भी सामंत होते थे और भारत में सामंतों को जागीरदार कहा जाता था। भारत में सामंतों को जागीरदार कहा जाता था और यूरोप में इन्हें कहा जाता था फ्यूडर। फ्यूडर। लेकिन भारत के सामंतों में और मिस्र के सामंतों में एक सबसे बड़ा फर्क ये रहेगा कि भारत के जागीरदारों के पास या सामंतों के पास स्वतंत्र सेना नहीं होगी। स्वतंत्र सेना नहीं, ये जो इनके पास सेना होगी ये केंद्र के अधीन होगी। केंद्र द्वारा संख्या निश्चित की जाएगी कि आप इतनी संख्या में अपनी सैनिक भर्ती कर सकते हैं या इतनी सैनिक व्यवस्था रख सकते हैं। और जब केंद्र को ज़रूरत पड़ेगी तो ये जागीरदार केंद्र को अपनी सेवाएं देंगे। ठीक है, लेकिन मिस्र के जो सामंत थे, इन सामंतों के पास स्वतंत्र सेना होती थी। और स्वतंत्र क्या सेना होती इनके पास थी, मिस्र के फराव के पास अपनी कोई स्थायी सेना नहीं होती थी, वो पूरी तरह से सेना के लिए सामंतों पर निर्भर था। अब इन सामंतों का काम वही था जो भारत में था। पहला कार्य इनका क्या था, शासन व्यवस्था देखना या शासन व्यवस्था को संभालना। क्योंकि अपनी जो बात करेंगे मिस्र का जो पूरा साम्राज्य है वो 40 प्रांत में बंटा हुआ था और प्रांत को नोमेन या नोमार्क कहा जाएगा। तो महत्वपूर्ण रूप से 40 सामंत तो थे, बाकी अन्य पुरोहित वर्ग था। तो ये शासन व्यवस्था देखते थे। दूसरा, ये भू राजस्व भी वसूल करते थे। और तीसरा जो नॉर्मली काम है ही कि शासक वर्ग की सहायता करते थे, तो उनकी तो कोई बात करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो शासन वर्ग की सहयोग तो अपने करेंगे। ये दोनों ही काम भारत में भी करते थे, भू राजस्व वसूली और भू जो शासन व्यवस्था को एक व्यवस्थित तरीके से देखना, ये काम भारत में भी था। लेकिन इनका जो अंतर था वो यही था, भारत वाले जागीरदारों के पास स्वतंत्र सेना नहीं थी और मिस्र के जागीरदारों के पास स्वतंत्र सेना होती थी। तो इस वजह से केवल इसी कारण से अपने देखें तो सामंतों की स्थिति वहाँ पर थोड़ी उच्च थी और इसी वजह से सामंतों ने इस अराजकता के काल में अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया था। ठीक है, अब इस पिरामिड युग के बाद जो अगला काल शुरू होता है उसे कहा जाता है मध्य युग। मध्य युग या इसे सामंत युग भी कहा जाएगा। ठीक, अब इस जो मध्य युग या सामंत युग था इसे अराजकता का काल भी कहेंगे। क्यों कहेंगे, क्योंकि सामंतों के द्वारा यहाँ पर जब अपनी स्थिति मजबूत की जाती है तो यहाँ पर अराजकता का माहौल स्थापित हुआ, तो इसे अराजकता का काल भी कहा जाएगा। ठीक है, इसके अलावा इस मध्य युग में ध्यान रखना राजधानी होगी थेबिस। राजधानी
ध्यान रखना, मिस्र की अगर अपने राजधानियों की बात करें तो अब तक 3 राजधानियां बन चुकी है। पहली थिनिस, दूसरी राजधानी मेम्फिस और आपकी तीसरी राजधानी थेबिस। थेबिस राजवंश भी कहा जाएगा, जिस प्रकार थिनिस राजवंश कहा गया था थिनिस राजधानी होने के कारण, तो उसी प्रकार से इसे थेबिस जो वंश है उसको भी कहा जाएगा। इस वंश का संस्थापक था नेमपेत्र। इस थेबिस वंश का जो संस्थापक था वो नेमपेत्र भी कहा जाएगा। और इसके बाद 10वें राजवंश तक आते आते यहाँ के जो सामंत थे वो और शक्तिशाली हो गए और 11वें राजवंश तक विदेशी जो शासन था उसका भी मिस्र पर एक बार के लिए अधिकार हो जाता है। तो इस मध्य युग या अराजकता के काल का जो इतिहास है वो थोड़ा अस्त व्यस्त है। 2-3 बातों का ध्यान रखना इस काल में। एक तो थेबिस नेमपेत्र के द्वारा इस वंश की स्थापना की जाती है। नेमपेत्र इस काल का महत्वपूर्ण शासक था। इसके बाद अगर बात करें सीधा 10वें राजवंश तक, तो 10वें राजवंश तक सामंतों की स्थिति थोड़ी और बढ़ जाती है। ठीक है। इसके बाद जो 11वां राजवंश स्थापित हुआ, इस काल में मिस्र पर विदेशी शासन का भी अधिकार रहता है 11वें राजवंश तक। और बाद में 11वें राजवंश में इस विदेशी शासन से मिस्र को मुक्त करवा लिया गया। मिस्र को मुक्त करवा लिया। अब जैसे मैं कॉलेज में पढ़ा रहा था तो वहाँ वैसे नॉर्मली बात कर ली, वैसे तो ये सिलेबस में नहीं था कि स्थायी सेना क्यों नहीं थी शासक वर्ग के पास। तो इसका भी अपने थोड़ा परसों की क्लास में अपने भौगोलिक रूप में देखा था। तो इनकी जो प्राकृतिक व्यवस्था थी वो इसी प्रकार से बनी हुई थी कि इनको स्थायी सेना की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। एक साइड भूमध्य सागर, एक साइड नील नदी का क्षेत्र था, एक साइड रेगिस्तान था। इस प्रकार से इसकी जो प्राकृतिक बनावट थी वो इस प्रकार की थी। अब इसके बाद अगर चलें मोस्ट इंपॉर्टेंट राजवंश की तरफ, वो था आपका 12वां राजवंश। 12वां राजवंश। और इस 12वें राजवंश का संस्थापक था आमेनहेत। संस्थापक की बात करें तो संस्थापक था आमेनहेत। और ये जो आमेनहेत था ये प्रारंभ में 11वें राजवंश के किसी शासक का मंत्री भी था। और जब अराजकता का दौर आया और शासक वर्ग की स्थिति डाउन हो गई, तब इस आमेनहेत ने इस राजा को हटा के मिस्र के शासन पर अधिकार कर लिया। तो प्रारंभ में ये आमेनहेत 11वें वंश का मंत्री भी था। 4-5 मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें आमेनहेत के बारे में अपने को करनी है, क्रम वाइज चलते जाएंगे। नंबर 1, इस आमेनहेत के द्वारा राजधानी परिवर्तन किया गया और इसने राजधानी बनाई थी अततोई। अततोई। ठीक है। तो इसको अपने उस राजधानियों में भी दोबारा लिख सकते हैं यहां पर। चौथी इनकी राजधानी कौन सी बनेगी? अततोई। ठीक है। इसके बाद दूसरा, इस काल की महत्वपूर्ण बातें क्या थी? इसने स्थायी सेना का निर्माण किया। स्थायी सेना। और जब इसके पास स्थायी सेना का निर्माण हो गया तब इसने सामंतों की स्थिति का या सामंतों की शक्ति का भी दमन किया था। सामंतों की शक्ति का दमन। और मेरे हिसाब से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से एक बनता भी है। सामंतों की स्थिति को नियंत्रित करने वाला या नष्ट करने वाला शासक तो आमेनहेत, आप ध्यान में रखना। तीसरा, इसके काल में लक्सर के मंदिर बनवाए गए। लक्सर के मंदिर इसी आमेनहेत के काल में बनवाए गए। इससे पहले एक मंदिर के बारे में काहिरा में पढ़ा था, लाल पत्थरों से निर्मित जो मंदिर था। ठीक, लक्सर के मंदिर बनवाए। और चौथा, इसी के काल में एक देवता की पूजा की गई जिसका नाम था अमन या अमोन। अमन या अमोन देवता की पूजा। पहले अपने देखी थी, सबसे पहले प्राचीन में जो जिस देवता की पूजा होगी उसका नाम था होरस। होरस के बाद रे नामक देवता की पूजा शुरू हुई। रे के बाद जब ये आमेनहेत शासक बना तो इसने
अमन या अमोन देवता की पूजा शुरू की। और यही अमन या अमोन देवता रे या रा के साथ संयुक्त होगा, और जब संयुक्त होगा तो इस देवता का नाम बन जाएगा आमेन रा। तो आमेन रा की पूजा है ये इसी काल में शुरू होती है, आमेन हित के काल में ही। और संभवतः ऐसा माना भी जाता है कि अमन देवता की पूजा के कारण या आमेन देवता अमोन देवता की पूजा के कारण ही इसने अपना नाम आमेन हित रखा था। तो इस 12वें राजवंश में इस बात को आप ध्यान में रखना, ठीक है। इसके बाद अगला जो अपने बिंदु लेके आए हैं वो है आपका हिक्सस आक्रमण। हिक्सस या हिक्सोस भी कहा जाता है, हिक्सोस आक्रमण, हिक्सस या हिक्सोस आक्रमण। और इनका काल था 1788 से लेके और 1580 BC तक। कुछ बातों का आप ध्यान में रखना। हिक्सस या हिक्सोस कहाँ से आए, तो ये आपके आए थे सीरिया से। सीरिया से इनका आक्रमण हुआ। थोड़ा शाब्दिक अर्थ के बारे में बात करें तो दो शब्दों से ये बना है, एक शब्द है हिक और दूसरा शब्द है सोस। हिक का शाब्दिक अर्थ होता है गडरिया, सॉरी, हिक का जो अर्थ होता है वो होता है राजा, और सोस का अर्थ होता है गडरिया। तो अब इस हिक्सोस का शाब्दिक जो अर्थ होता है वो बन गया गडरिया राजा। ठीक है। और ये जो गडरिया राजा नाम है ये इनको दिया था मिस्री भाषा में, मिस्र की भाषा में इनको गडरिया राजा नाम दिया था। सीरिया से इनका आगमन हुआ और ऐसा माना जाता है कि इसमें ये जो आने वाला व्यक्ति था उसका नाम था सेलिटस, सेलिटस। और इस सेलिटस ने आके मिस्र पर अधिकार भी कर लिया, मिस्र पर अधिकार। और इनका काफी लंबे समय तक शासन भी रहता है। शासन जब इनका बहुत ज़्यादा फैल जाता है, इसके बाद भी मिस्र के शासकों ने अपनी शक्ति को बढ़ाया। और इन मिस्र के शासकों में एक व्यक्ति का नाम था आहमीज फर्स्ट, आहमीज फर्स्ट। और इसने मिस्र को स्वतंत्र किया था, या मिस्र को इन गडरिया राजाओं से या हिक्सोस आक्रमण से मुक्त किया था, मिस्र को मुक्त किया। और इस आहमीज फर्स्ट के बाद अगला जो शासक बना उसका नाम था तुतमोस फर्स्ट, तुतमोस फर्स्ट। और यहाँ से एक प्रकार से व्यवस्थित इतिहास शुरू होता है मिस्र का। तुतमोस फर्स्ट के साथ ही मिस्र का एक व्यवस्थित इतिहास शुरू हो जाता है। तो इसके बाद की क्लास को अपनी कल देखते हैं। शेयर सब्सक्राइब आप ज़रूर करें। जिस प्रकार से पिछले 2-4 दिनों से देख रहे हैं, भी आप पहले कह रहे थे भी विश्व इतिहास का सिलेबस करो, अब विश्व इतिहास का सिलेबस शुरू कर दिया। तो आपसे ये निवेदन है कि अगर सिलेबस को कंटिन्यू रखना है तो भाई सब्सक्राइब शेयर तो करना पड़ेगा, ठीक है। तो बाकी आप खुद ही समझदार हैं। और एक आपको बता दूं कि जो भी इतिहास करवा रहे हैं तो इसके लिए आपको अन्य बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपको ऐसा लगता है। और अगर आपके पास टाइम है तो आप पढ़ो, फिर तो आप कुछ भी पढ़ सकते हो, ठीक है। बाकी अगर जो ऐसा मानता है जिनका पहली बार ये एग्ज़ाम होगा तो उनको मैं बता दूं भी इससे बाहर जाने वाला कुछ नहीं है, क्योंकि मैंने खुद 3-4 जो किताबें हैं उनको मिला के इसके बाद एक वीडियो लेवल तक अपना पूरा नोट्स बनता है, ठीक है। तो इस बात का भी आप ध्यान रखें। बाकी धन्यवाद। और पीपीटी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद।